नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैक फ्रॉम द जोन्स ऑफ डेंजर। आज हम बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक में बात कर रहे हैं तराई एरिया। तराई एरिया जो एग्जिस्ट कर रहा है वो उत्तर प्रदेश में कई ज़िलों में, इधर से सीतापुर के आगे से निकल के शाहजहानपुर, लखीमपुर, पलिया, फिर उधर पीलीभीत, फिर उधर उत्तराखंड में जो बहुत ज़िले हैं वो सब तराई में आता है, राइट अप टू नेपाल। आप समझिए कि बिल्कुल कॉर्बेट के नीचे रामनगर तक भी तराई एरिया है। अब तराई एरिया पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं तराई एरिया क्यों कहा जाता है। क्योंकि वहाँ की जो ज़मीन है ना वो थोड़ी सी नमी रहती है, उसमें ह्यूमिड कंडीशन रहते हैं। अनलाइक जो बाकी हमारे नॉर्थ का जो वेदर होता है, एक्सट्रीम ड्राई, एक्सट्रीम कोल्ड, ठंडा तो वहाँ भी होता है, बट वहाँ की क्योंकि ज़मीन में नमी रहती है तो वहाँ उपज यानी पैदावार जो फसलों की है वो बहुत ज़बरदस्त है। और ख़ासकर आप सब जानते हैं कि वो बहुत ज़बरदस्त शुगर केन बेल्ट है। अब हम आते हैं इसकी हिस्ट्री में कि जो इतने सरदार, जिसको हम बोलते हैं मिनी पंजाब, जब हम तराई में जाते हैं आपको सरदार जी लोग बहुत मिलेंगे, सिख्स बहुत मिलेंगे, सिख लेडीज़ आपको रास्ते में मिलेगी, दुकानों में मिलेगी। बड़ी फार्म हाउसेस उन्होंने बनाए, बड़े सुंदर हो गए हैं वो। इसकी हिस्ट्री क्या है कि जब पार्टीशन हुआ, पार्टीशन के बाद जो ये सिख फैमिलीज थे जो इंडिया में आ गए, इंडिया में आने के बाद फिर ये पटियाला गए, पटियाला में रहे। राजा पटियाला ने जब इन लोग को रखा तो देखा कि पटियाला में ही वॉर लाइक सिचुएशन आ गई थी, हिंदू मुस्लिम यानी सिख वर्सेस मुस्लिम्स वाली नौबत आ गई थी। तो इन्होंने फिर आगे बात करी पंडित जी से, नेहरू जी से, कि भाई आप ये जो सिख्स आए हैं रिफ्यूजीज, वहाँ से पाकिस्तान से इधर आ गए हैं रिफ्यूजीज, इनको आप कुछ सेटल करने की बात करिए क्योंकि यहाँ नहीं होगा, यहाँ दंगों के आसार हैं। तो फिर पंडित नेहरू ने, जो उस समय के चीफ मिनिस्टर थे, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर थे, उनसे बोला कि भाई कि ऐसा एरिया लैंड का निकालो जहाँ इन लोग को हम बसा सकें और अपने स्टेट में आप देखिए। इनको ये तराई एरिया के बारे में मालूम था कि ये बिल्कुल बैरन पड़ा हुआ है। बैरन क्यों पड़ा हुआ है कि लोग जल्दी वहाँ पर खेतीबाड़ी करते नहीं थे क्योंकि वहाँ पर जंगल बहुत था, दलदल टाइप की ज़मीन थी। हिमालयन तराई जो है पूरा नेपाल तक बॉर्डर करती है। तो वो ये डिसाइड हुआ कि ये जो सिख्स हैं इनको आप यहाँ शिफ्ट करवा दीजिए। 1950 के दौरान ये सब शिफ्ट हो गए और इस एरिया में अपना बसेरा बनाने लगे। तमाम प्रॉब्लम्स उन्होंने झेली। ज़िंदगी में कभी टाइगर नहीं देखा था, वहाँ टाइगरों की भरमार थी उस समय। टाइगर्स ने इंसानों को उस एरिया में नहीं देखा था, एकदम से इंसान आने लगे। जब भी वो आते थे बाहर थोड़ा निकल के, या जो गन्नों के अगल बगल रहने वाले टाइगर्स थे उन्होंने इंसानों को देखना चालू कर दिया। बाकी जानवर, हिरन, सांबर, डियर और जितने भी वहाँ पर जानवर मौजूद थे वो सब आने लगे। मलेरिया का बड़ा भयंकर प्रकोप था, मलेरिया से बहुत सिखों की डेथ भी हुई। बट ये लोग बड़े वीर होते हैं, बड़े हिम्मती होते हैं। इन्होंने अपना जो जज्बा था ना, क्योंकि वहाँ ज़मीन मिल गई थी, गवर्नमेंट से ऑर्डर हुआ, इनके नाम पे जो है लीज़ पे ज़मीन कर दी गई। जो बड़े बड़े ज़मींदार थे वहाँ के, उनको जो फ्यूडल चीफ जिनको बोलते हैं, उनको बोला गया कि आप जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है ज़मींदारी एवोल्यूशन एक्ट है, इसके तहत आप वेलकम करिए, इनको सेटल कराइए और रिफ्यूजीज़ को, और जो लीज़ पे जो भी आप इनको ज़मीन दे सकते हैं वो दीजिए। ऐसा ही हुआ, बड़ी बड़ी चंक्स जो है दे दिए गए। इन्होंने जो बड़े सिख्स आए थे, किसी को ज्वेलरी मॉर्गेज करनी पड़ी, किसी को कुछ पैसा मौजूद करना पड़ा, या कुछ जो सामान बचा के लाए थे वो इन लोग ने इन बड़े बड़े ज़मींदारों को जमा किया और उसके उपज में इनको बड़ी बड़ी ज़मीनें मिल गई, जिस पे ये फिर अपना फार्मिंग करने लगे। क्योंकि वो सरप्लस लैंड था, बचा हुआ लैंड था। तो ये जो न्यू अराइवल है, जो नए आने वाले लोग थे, ये सिख थे। अब हम आते हैं कि इन लोग के आने के बाद, जैसे मैंने बताया कि जो जंगली जानवर थे उस एरिया के, ये मैं एरिया बता रहा हूँ उस साइड से कि आपका जो दुधवा, किशनपुर, कतरनिया घाट, इस बेल्ट से ये चालू हुआ, फिर पीलीभीत के साइड पे गया, फिर ये
उत्तराखंड में बासपुर, पूरनपुर, जो भी जितने भी तराई के बेल्ट हैं, उधर पंतनगर तक आप जाओगे, आपको सिख लोग दिखते रहेंगे। ऐसा लगेगा कि ये एरिया छोटा पंजाब है। तो ये सब वो रिफ्यूजीज हैं जिनको यहाँ सेटल कराया गया। धीरे धीरे इधर से चल के फिर आगे बढ़ते गए, कई डिस्ट्रिक्ट्स में ये फैल गए। और क्योंकि ये मेहनती होते हैं, इन्होंने बहुत ज़बरदस्त फार्मिंग की, अपने को वहाँ पर बसाया। पर शुरुआत के दौर पर इनको प्रॉब्लम तो आई बहुत सी। सरकार को एकदम से पता लगा कि वहाँ पर इन लोगों ने इनको गन्स भी गवर्नमेंट ने अपनी सेफ्टी के लिए जो है लाइसेंसी गन्स भी जो है दिलवा दी। तो ये गन्स से शिकार करना चालू कर दिया। काफ़ी टाइगर्स इन्होंने उस एरिया में मारे। टाइगर्स इसलिए मारे कि खेतीबाड़ी करते थे, तो वो आके फिर अगर टाइगर को देख लिया तो वो नुकसान कर सकता है, इस डर से टाइगरों को मारा। बाकी जानवर जैसे हिरन है, चित्तल हैं, सांभर हैं, इनको मारते थे मांस के लिए भी, कि वो सर्वाइवल के लिए वो चीज़ मिल जाती थी। भाई मीट है, एटलीस्ट हम सर्वाइव तो कर जाएंगे। तो वो लोग अपनी जगह बड़े स्ट्रांगली रुके, अपने को इस्टेब्लिश किया और जानवरों का भी बहुत बड़ा नुकसान किया। कुछ सालों के बाद गवर्नमेंट ने ये रियलाइज़ किया कि ये जो इनको लाके हमने यहाँ सेटल कर दिया है, इसमें नुकसान जानवरों का बहुत हो रहा है। वही दौर था कि जब फिर नेशनल पार्क्स डिक्लेयर होने लगे 70s में 80s में, और इसमें दुधवा भी आ गया, किशनपुर भी आ गया, आगे पीलीभीत भी आ गया। तो इन्होंने सिखों ने फिर ये प्लान किया कि भाई अगर हमें यहाँ रहना है तो जानवरों से दोस्त बन के रहना पड़ेगा, इनको हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। खाली मारेंगे तो सरकार हमारे अगेंस्ट एक्शन ले लेगी। बहुत चमड़ियाँ इन लोगों ने बेची, बहुत। हाँ, आज हम पोचर्स को बोलते हैं, बट उस ज़माने में मैंने ये सुना है कि जब ये लोग मार देते थे तो रात में ही इनका स्टाफ जाता था, चमड़ी फमड़ी सब निकाल के, जितनी भी चीज़ है ये चमड़ी के लिए, एंड जो सारा रहे ये सब ट्रॉफी के लिए, अपने ड्राइंग रूम में सजाने के लिए। वह टाइगर मारा है, हिरन मारा है, फलाना मारा है, जो भी बड़े जानवर उस एरिया में मिलते थे। तो एक तरीके से स्लॉटरिंग बहुत हुई। एक टाइम थे जो राजा रजवाड़ा ने बहुत ज़बरदस्त स्लॉटरिंग की थी आज़ादी के पहले, बिल्कुल ख़त्म कर दिया बड़े बड़े जानवरों को। टाइगर्स को तो 1 लाख टाइगर्स माने जाते थे इस दशक के शुरुआत में, और ख़त्म कर दिया। नौबत ये आ गई 80s और 90s में आते आते कि वो 1000-2000 के उसमें हो गए। तब फिर कंजर्वेशन की बात आई कि कैसे बचाएं। तो ये डियर रेयर्स को तो इसलिए मारते थे कि उससे मीट मिलता था तो इनका घर चलता था। धीरे धीरे सेटल होने लगे और सरदार लोग आने लगे, और आप जानते हो कि किस तरह की मेहनत करते हैं। मैं देख चुका हूँ आंखों से। रात के 10-10 बजे, 11-11 बजे सरदार जी, बूढ़े सरदार, एक लेबर के साथ एक टॉर्च लेके खेती में लगा हुआ है, ऑन टाइगर बेल्ट, जहाँ टाइगर अक्सर निकलते थे। बट वो हिम्मती होते हैं, इसीलिए वो सरवाइव करते हैं। और यही रीज़न है कि वो जहाँ भी जाते हैं ना, वो अपनी जगह बना लेते हैं। चाहे वो इंडिया में रहें, चाहे वो कनाडा में रहें, चाहे वो इंग्लैंड में रहें, चाहे वो साउथ अफ्रीका में रहें, या अफ्रीकन कंट्रीज़ में रहें, जहाँ भी वो जाएंगे वो अपनी जगह बना लेते हैं। बिकॉज उनकी प्रवृत्ति जो है मेहनत करने की होती है, एंड एडॉप्टेबिलिटी बड़ी ज़बरदस्त होती है। चलो भाई, हमारा सब लुट गया, वहाँ हम आ गए पार्टीशन के बाद। तो बहरहाल, कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, ये जानवरों को बड़ा नुकसान हुआ। तो आज मैंने आपको ये सब बताया कि आज जो वो बेल्ट आप देख रहे हैं ना, पूरी तराई की, डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट फैले हुए हैं, यहाँ से लेके उत्तराखंड तक। और आपको सिख लोग आपको सड़कों में दिखेंगे, गाँव में दिखेंगे, मार्केट पे दिखेंगे। ये वही लोग हैं जो रिफ्यूजीज़ के तौर पे पार्टीशन के बाद आए थे, यहाँ सेटल हो गए थे। इन्होंने किलिंग भी बहुत की जानवरों की, नुकसान भी बहुत किया, कुछ तो सरवाइव करने के लिए, जो उनकी मजबूरी थी उस समय। फिर धीरे धीरे इनको समझ में आने लगा कि इनका रहना कितना ज़रूरी भी है। जैसे मैंने कुछ स्टोरी में बताया था कि इन्होंने धीरे धीरे, जो ये शेर निकल के आ जाते थे इनके शुगर केन प्लांटेशन की तरफ, वो रखवाली करा करते थे, क्योंकि बाकी जानवर डर के मारे नहीं आते थे। गाय भैंस भी नहीं जाती थी गांव की। अगर शेर को एक बार बैठा देख लिया वहाँ, तो जल्दी कोई जानवर वहाँ जाएगा नहीं। तो ये
फिर ये कंजर्वेशन के ऊपर आए, इनकी जो अगली जनरेशन पीढ़ी आई उनको समझ में आया कि ये बहुत गलत है, खाली शिकार करना ही नहीं है। वरना मैंने तो ऐसे फ़ोटोज़ देखे हुए हैं कि टाइगर्स की चमड़ी पूरी लगी हुई है और सरदार लोग बंदूक लेके खड़े हुए हैं। तो वो तो शान थी कि भाई हम आ गए हैं और शेरों को मार रहे हैं, तो वो शान है। शेर का सर और बॉडी अगर हमारे घर की ड्राइंग रूम में लगाया तो वो हमारी शान होती थी। उसमें हमने शेरों का कितना बड़ा नुकसान कर दिया, जानवरों का कितना बड़ा नुकसान कर दिया, ये आज हम और आप रियलाइज़ कर रहे हैं। मैं दूसरों को क्या बोलूँ, जब मैं यंग था तो मेरी भी ऐसी प्रवृत्ति थी। अलाउड नहीं था क्योंकि मेरी एज नहीं थी, अदरवाइज़ मेरे भी हाथ में अगर गन होती तो मैं अगर बड़ा, क्यों मेरे फादर बार बार टोकते थे कि बड़ा शिकार मिले तो ठोकना नहीं, मैं बचाऊँगा नहीं अगर जेल जाऊँगी। और फिर लाइसेंस भी मेरा नहीं बनने दिया कि जानते थे कि 18 का हो जाएगा तो ये जो बंदूकें इस्तेमाल करना इन्हीं का है, चुप चुप के हो सकता है ये लोग जाएं और शिकार करें। तो ये एक एज होती है जिसमें इस तरह का जज्बा होता है। तो ये इतने खतरनाक जंगल थे, मैंने शुरुआती दौर में 80s में देखे हुए हैं। अभी तो खैर बहुत बस्तियां बन गई, गांव बन गए, शहर बढ़ गए। ये मैलानी एलानी का जो जंगल था ना, अब जो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे है वहाँ से एक पटरी गई है दुधवा से, सब लोग जानते हैं। तो ये मैलानी ही जाती है आगे जाके। तो जो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के लोग जो अच्छा काम नहीं करते थे ऑफिस में, इनको काला पानी के रूप में मैलानी की पोस्टिंग दे दी जाती थी कि जाओ अब दुरुस्त रहो। और मैलानी ऐसी जगह थी कि आपको रेलवे स्टेशन में भी रात में खतरा है कि टाइगर आ जाएगा, लेपर्ड आ जाएगा, भालू आ जाएगा, हाथी आ जाएंगे। तो वो भयानक जंगल थे। धीरे धीरे कटाई हटाई भी बहुत हुई क्योंकि जब आप फील्ड्स बनाएंगे तो कटाई नेचुरल है। बट मैंने वो रूप देखा हुआ, मैं खेलने गया था एक बार तराई में, तो मैं मैलानी भी, हमारा एक फ्रेंड था वो मैलानी का था, वो मेरे को मैलानी ले गया था। बहुत, क्योंकि एमपी के जंगल तो मैंने घने सब देखे हुए थे, पर ये तराई का वह जंगल जब मैं यंग था मैंने पहली बार देखा था। मैलानी का तो बहुत घना जंगल था, यानी आप उस जंगल में रात में अगर आप रुकते हैं ना तो आपको दोनों तरफ से रोरिंग टाइगर की रात में आएगी, दोनों तरफ से टाइगर की रोरिंग आती थी। जब कमरे में मैं रुका हुआ था उसने बोला कि भाई साहब आप देखिएगा आपको रोरिंग सुनाई देगी 100%, क्योंकि ये एरिया लोडेड है टाइगर से और लेपर्ड से। तो दूर, कहीं दूर आती थी क्योंकि टेरिटरी जिसकी दूर होगी उसकी आवाज़ दूर से आती थी। जो पास से गुजरता था और बिल्कुल बेखौफ उस समय गुजरते थे इंसान से, तो उनको डर लगता ही नहीं था। क्यों नहीं लगता था? क्योंकि सालों साल वो उनका एरिया ही था। ये तो इंसान जब बसने लगे तब पर ये इंसानों को देखने लगे और फिर उनसे थोड़ा, कोई भी जानवर वो इंसान को अवॉइड करता है। तो मैंने ये ज़रूरी समझा कि आज हम जिन मेजर तराई के फॉरेस्ट में हैं, आप यहाँ से इधर से चलिए दुधवा, किशनपुर, कतरनिया घाट, आगे यूपी के जो पीलीभीत, ये 4 यूपी के, और फिर आगे आप उत्तराखंड में आप चलिए, जो भी बिजनौर के साइड में जो जंगल है वो, ये सब तराई में आता है। फिर इधर आप बोडिया जाइए नेपाल में क्रॉस करके, ये भी तराई में आता है। चितवन जो है वो भी तराई में आता है नेपाल में। तो तराई एक बहुत बड़ा बेल्ट है। और यहाँ कुछ ट्राइबल्स भी हैं जो रहते हैं, जो वहाँ के मूल निवासी हैं और बड़े हिम्मती हैं, और उन्होंने भी जानवरों का बड़ा नुकसान किया मार के। पर धीरे धीरे नेपाल गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने अपने साइड में, नेपाल गवर्नमेंट ने अपने साइड में लोगों को समझाना चालू किया कि इनको प्रिजर्व करना कितना ज़रूरी है। फिर इन लोग ने भी रियलाइज़ किया, आज जैसे हम ये रियलाइज़ करते हैं कि भाई अगर हमारे रिजर्व फॉरेस्ट, टाइगर रिजर्व में टाइगर ही ख़त्म हो जाएंगे तो टूरिस्ट आना बंद हो जाएंगे। आप ये मान के चलिए, हाथी को खाली देखने जाना होगा कोई नहीं जाएगा, भालू को देखने जाना होगा कोई नहीं जाएगा। जो सबसे बड़ी डिमांड है वो टाइगर्स की रहती है। अगर हम टाइगर्स को सेव करते हैं तो हम विजिटर्स को इनवाइट करते हैं। जब विजिटर्स को इनवाइट करते हैं तो अगल बगल के तमाम गांव, तमाम शहर प्रॉस्पर करते हैं, क्योंकि लोग आएंगे, होटल, रिसोर्ट्स सब प्रॉस्पर करेंगे। छोटी दुकानें, बड़ी दुकानें, लोग आएंगे, विजिटर्स आएंगे, लाखों की तादाद में आएंगे। जैसे कॉर्बेट में आप देखते हो कितने जोन हैं, उसमें किसी भी जंगल में इतने जोन नहीं जितने कॉर्बेट के अंदर है।
तो वो सब इसीलिए खुद भी सुंदरखाल के लोग खुद एडमिट करते हैं कि अगर विजिटर्स नहीं आएंगे, जबकि हमारे पास बत्ती नहीं है, उधर से नदी परेशान करती है, इधर से टाइगर परेशान करता है जंगल से, और बिना बत्ती के हम सालों साल फाइट कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने ये कोर लैंड बोला है, तो शिफ्टिंग भी नहीं हो पा रही, पर 50 साल से वो रह रहे हैं और वो जूझ रहे हैं, बट वो रह रहे हैं और हिम्मत से रह रहे हैं। मैं तो सब देख के आया अभी जब मई में गया था। तो ये बैलेंस लोगों को ये समझ में आने लगा कि टाइगर्स को हम दुश्मन तो नहीं बना सकते, क्योंकि अगर ये जिंदा है तो हमारा लाइवलीहुड है, हमारी जीविका चलेगी, लोग आएंगे, हमारे जो काम जो भी कर रहे हैं, किसी की दुकान है, किसी का होटल है, किसी का छोटा होम स्टे है, ये सब तभी चलेगा जब लोग भरेंगे। एंड दे रियलाइज, अब मालूम पड़ता है उनको कि हमें टाइगर्स को की रक्षा करनी है। जितने टाइगर्स रहेंगे उतना अट्रैक्शन होगा, लोगों को आएंगे, विज़िट करेंगे और हमारी रोजी चलेगी। क्योंकि सुंदरकाल में ऐसे भी मैंने टीचर्स देखे हैं जो सरकारी स्कूल में, जो स्कूल है वो सरकार की तरफ से भेजे हुए नहीं हैं, अपने आप टीचिंग करवा रहे हैं, उनके पास ठीक से पैसा भी उनको नहीं मिलता क्योंकि बच्चे पे नहीं कर पाते हैं। ऐसे बहुत से गांव हैं, कुमाऊं में, गढ़वाल में, ऐसे बहुत से गांव हैं। खैर गढ़वाल की तरफ तो आप बहुत बदल गया है ये, खासकर मैं सुंदरखाल को जो देख के आया हूँ और जो उनके वीडियोस देखता हूँ, टॉयलेट्स नहीं हैं, बाहर नहीं जा सकते, न टॉर्च लेके रात को निकलते हैं। अगर कुछ हो गया, पता लगा हाथी आया, किसी ने हल्ला किया, कि टॉर्च लेके निकलते हैं। तो कितनी खतरनाक ज़िंदगी है। हम शहर में बैठे हुए बहुत आराम से चले जाते हैं, 2-4 दिन में घूम के आ जाते हैं, वीडियोग्राफी कर लेते हैं, 2-4 लोगों को ले लेते हैं अपना व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए। बट उनकी जो असली ज़िंदगी है ना, उसके बारे में ज़रा ख्याल करिए कि वो कितनी मुश्किल ज़िंदगी जीते हैं और मुस्कुराते भी हैं उसमें। उन्होंने अपने आप को वहाँ अडॉप्ट कर लिया है। अब देखें, अगर कोई शिफ्टिंग की इनकी कोई स्कीम आती है, उत्तराखंड गवर्नमेंट इनको शिफ्ट कराती है। शिफ्टिंग इतना इजी काम नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव होता है, उसमें आपको कॉम्पनसेशन भी बहुत देना पड़ेगा, प्लस शिफ्ट करने के लिए लैंड लेनी पड़ेगी, मकान बनाना पड़ेगा, तमाम चीज़ें हैं। स्कूल्स बनाने पड़ेंगे, डेवलप करना पड़ेगा, पानी वहाँ होना चाहिए पास में, ठीक है। और फिर ऐसा जोन ना दें कि जो कोर कॉरिडोर हो टाइगर्स का, एलिफेंट्स का या बाकी जानवरों का। तो ये सब चीज़ बहुत सावधानी से जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करती है और बहुत इजी नहीं है। टडोबा में बहुत से गांव हैं वो विस्थापित किए गए हैं, बट सालों साल लग गए कोर एरिया से हटाने में, और बहुत लंबा खर्चा गवर्नमेंट का हुआ उसमें। तो ये स्टोरी मेरे को एकदम से याद आई कि हम जो उस एरिया में देखते हैं इतने वाइल्ड लाइफ टाइगर रिजर्व और सैंक्चुरीज, इसका हिस्ट्री क्या है, तराई क्या है, तराई की हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में मैंने ये वीडियो डाला है। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि क्या था, कैसी शुरुआत हुई, इससे कितने क्यों दिखते हैं। और क्योंकि मेरे को इसके बारे में मालूम है, मैं काफ़ी लोगों से बात भी कर चुका हूँ इसके बारे में, और फिर मैंने रीड किया इनके बारे में एकदम से क्यों आए। तो ये सब रिफ्यूजीज थे जो आए, यहाँ सेटल हो गए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये बहुत अलग तरीके का वीडियो है, बट इंफॉर्मेटिव है कि जो आज तराई एरिया है जहाँ टाइगर्स के गढ़ हैं, वो वही एरिया है जहाँ टाइगर्स एक टाइम पे वाकई बहुत भरमार थे और बिल्कुल जंगली रूप में थे कि इन्होंने इंसान को ज़्यादा देखा नहीं था। उस जगह पर जाके सिखों ने अपनी जगह बनाई, इतनी ज़बरदस्त फार्मिंग करते हैं, मैं खाली बोलूँगा तो आपको यकीन नहीं होगा। जो भी आदमी तराई पे जाए जरा देखे इनकी मेहनत। बड़े बड़े फार्म हाउसेस आपको दिखेंगे पूरा तराई बेल्ट में। तो उसी से उन्होंने अपने बच्चों को बाहर भी भेजा पढ़ने, कंट्री के बाहर। बॉडी बोर्ड आपको दिखेंगे कनाडा के, इंग्लैंड के, पढ़ाई के लिए बच्चों को इतना पैसा होगा तब तो भेज पाएंगे, तो वो लोग करते हैं। और वहाँ के लोकल रहने वाले उनके सामने नहीं पनप पाए और सरदार वहाँ आके माइग्रेट करके सेटल हो गए और पनप गए। ये फ़र्क होता है मेहनती आदमी के अंदर। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो इसको आप सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करिए लोगों से, क्योंकि ये बहुत इन्फॉर्मेटिव है कि तराई क्या है, वो एग्जिस्ट कैसे करा, आज क्यों हम तराई जाते हैं और वहाँ इतनी वाइल्ड लाइफ दिखते हैं। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। बी हेल्दी एंड चाओ, थैंक यू।